नमस्कार मित्रों। आज फिर से स्वागत है हमारे यहाँ नवीन रावत जी का। आप रिटायर्ड एजीएम है, जैसे मैंने आपको बताया, कैनरा बैंक से, और एमटेक हैं बाय प्रोफेशन और जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट हैं। तो हम अपनी थोड़ी सी ब्रीफ समरी आपको बता दें, हमने पिछले एपिसोड में क्या डिस्कस करा था कि डॉलराइजेशन कैसे शुरू हुआ, उसके कनेक्शन वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो पाउंड को ओवरटेक करने में कैसे उसने पाउंड को ओवरटेक करा, उसके बाद कैसे जो है आगे पेट्रो डॉलर की शेप में ये आगे बढ़ा और दुनिया पे धीरे धीरे अपना कब्जा बनाता चला गया। ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, जिसमें पूरा डिटेल का वर्णन है, पिछला वाला वीडियो। लिंक हम शेयर करेंगे इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में। और अब हम दोबारा आज का वीडियो शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम डॉलराइजेशन के बाद अब डी डॉलराइजेशन समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक सवाल मेरे लिए है नवीन जी। आपने कहा था कि यूएस वाज रेडी विद हिज स्क्रिप्ट, तो वो स्क्रिप्ट क्या थी, कैसे थी और आपको कैसे जानकारी है, थोड़ा हमें उसके बारे में प्रकाश डालिए। हाँ, तो रजत जी, जैसे बात हो रही थी जी कि ऐसा नहीं कि मेरे को कोई पहले से जानकारी यूएस ने दे रखी थी। जी जैसे हमने पहले बात किया, जो हम एक मूल जो हमारा मतलब चीज को देखने का जो एक कॉन्सेप्ट है ना, उसको एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। जो हमारी पिछली चर्चा में भी बात हुई थी कि सारा कुछ जियो पॉलिटिक्स है वो कैश फ्लो से मूव करता है, और कैश फ्लो के साथ दो स्टोरी होती है। एक बिहाइंड द सीन जो रियल स्टोरी है, और एक जनता के लिए जिसे हम नैरेटिव कहते हैं आम भाषा में, है ना। उस नैरेटिव के लिए सारा कुछ झाम ताना वाना बुना जाता है। तो अब इसी चीज को जैसे कैसे यूएस वाज रेडी विद अ स्क्रिप्ट, इट इज लाइक जॉइनिंग द डॉट्स। आप डेट्स पकड़िए, इवेंट्स पकड़िए, कैश फ्लो का मूवमेंट देखिए, तो आपको समझ में आता है कि इट वाज नॉट पॉसिबल विदाउट ए स्क्रिप्ट। तो हम यूएस की जो कैसे जो पूरी दुनिया पॉन्ड से डॉलर में शिफ्ट हुई, उसके लिए क्या स्क्रिप्ट थी, इसके लिए अगर हम ध्यान से करेंगे, तो जैसे हम बात कर रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 टू 45। तो जैसे जब हम बात कर रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले दुनिया पॉन्ड पे चलती थी, एंड पॉन्ड वाज पैक्ड विद गोल्ड। अच्छा, ऐसा नहीं था कि पॉन्ड जो है अपने से वो भी फिएट करेंसी के तौर पे चल रहा था। जी। तो पहले कोई भी करेंसी के पीछे कोई एसेट बैक होता है, तभी उसकी ऑथेंटिसिटी, उसकी अथॉरिटी बनती है। तो पॉन्ड के साथ अगर आप पीछे फिर अगर इवेंट्स को और डेट्स को ज्वाइन करेंगे, तो 2014 व्हेन दिस सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज अबाउट टू स्टार्ट, उससे पहले एक्चुअली वर्ल्ड वॉर से पहले क्या है कि सारा फाइनेंशियल क्राइसिस, ये सारी चीजें एक्चुअली अगर आप देखो, एक और मजेदार बात हम करें, हम इसको वर्ल्ड वॉर वन, वर्ल्ड वॉर टू बोलते हैं। हाँ, वो है तो यूरोपियन वॉर। एक्चुअली अगर आप देखोगे तो इट्स बिकॉज हम सब एक वेस्टर्न टेम्पलेट में थॉट प्रोसेस हमारा डेवलप हुआ है। तो जैसे वेस्ट ने बताया, हम इसे वर्ड मान के चल रहे हैं। लेकिन अगर आप देखोगे, इट्स ए यूरोपियन वॉर। और यूरोपियन के जो देश थे जिन्होंने कोलोनाइज करके सारी वेल्थ एक्युमुलेट करी थी, उनका लूट का, बंटवारे का झगड़ा था, जिसमें कॉलोनीज को इन्वॉल्व किया गया। इज इट नॉट? तो बंटवारे का झगड़ा किस तरीके से? सी आप देखो, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड तो बहुत स्थायी था सबका, ये सारे लोग जाके दूसरी कंट्रीज को, कॉन्टिनेंट्स में जाके कोलोनाइज कर रहे थे। इंडिया वाज वन ऑफ द कॉलोनीज। आप लैटिन अमेरिका देख लो, अफ्रीकन कंट्रीज देख लो, ऑस्ट्रेलिया देख लो, ये सारा जो कोलोनाइजेशन का जितना लूट का माल यूरोप में इकट्ठा हुआ, फिर भाई लोगों में झगड़ा था। वही वर्ल्ड वॉर का एक ट्रिगरिंग पॉइंट रहा। खैर, हम उसमें नहीं जाते, लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि 1914 से पहले जो पॉन्ड गोल्ड के साथ बैक्ड था, 1914 में इट वाज डीपैक्ड। तब भी वही वाला कांड हुआ था। अच्छा। जो अमेरिका ने, निक्सन ने 1971 में किया, सेम थिंग वाज डन in 1914 also by British। ठीक है। और अब जहां तक मुझे डेट याद आ रही है कि वो आई थिंक 1931 तक, 1925 तक,
1925 तक ये डीपैगिंग रही। इसके बाद विंस्टन चर्चिल आई गेस उसने उसको दोबारा से पैक किया टू गिव लिटिल स्ट्रेंथ टू पॉन्ड। तो 1925 से 1931 तक 1931 तक इट रिमेन अगेन पैक्ड विद दिस थिंग्स अगेन बिकॉज दैट टाइम अगेन फर्स्ट वर्ल्ड सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो पीरियड था वो इकोनॉमिक टर्मोइल का था। तो अगेन दे हैव टू डीपैग। तो फिर वो तब से परमानेंटली तो वो डीपैग हो इजीली गया। जो है यूएस को मौका मिल गया उसे स्विच करने का। हाँ, तो यूएस, हाँ यूएस के साथ समझिए, यूएस के साथ मौका नहीं मिला। यूएस मतलब हम इन इवेंट को फिर देखेंगे। जी। उधर यूएस के साथ क्या हो रहा था कि यूएस वाज बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजिंग। जैसे हमने बात किया कि जो यूरोपियन प्रोटेस्टेंट और इस तरह के लोग जो सारे एंटरप्रेन्योरल स्किल वाले वो जाके सब अमेरिका को डेवलप किए, जी। वो रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज गोइंग ऑन इन अमेरिका जी। ड्यूरिंग दैट पीरियड, राइट। उस पूरे इंडस्ट्रियलाइज प्रोसेस में अमेरिका वाज आल्सो एक्युमुलेटिंग गोल्ड। मैंने बताया गोल्ड वाज अ बेस थिंग। अगर किसी करेंसी को मूव करना है तो आपको गोल्ड चाहिए चाहिए। तो गोल्ड का मूवमेंट हम कैश फ्लो में गोल्ड पकड़ेंगे तब आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी। अब इसमें हम देखते हैं कि जो अमेरिका ने क्या किया, सी दे वर हैविंग ऑल माइंस, कैलिफोर्निया, कोलोराडो, अलास्का। तो माइनिंग करके दे हैड एक्युमुलेटेड अ लॉट ऑफ गोल्ड। देन इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर ऑल्सो अमेरिका तो यूरोपियन की इस लड़ाई में मैदान जंग में तो था नहीं। वो तो बीच में पूरा एक समुंदर है, ठीक है, अटलांटिक है। तो उसके पार जो था अमेरिका का रोल क्या था वर्ल्ड वॉर में? अमेरिका का रोल था मेनली आर्म्स, एमुनेशंस एंड फाइनेंशियल सपोर्ट, राइट, जो इस पूरी वार को दिया गया। तो वो जो मैं बोल रहा हूं ना कि अमेरिका वाज रेडी विद द स्क्रिप्ट, क्योंकि भाई आप तो तुम यूरोप में तो गेम खिला रहे हो, ठीक है, लेकिन गेम खिला रहे हो आर्म्स एमुनेशन वाला, मनी फंडिंग, और उस पूरी जो भी फंडिंग किया अमेरिका ने, जो भी आर्म्स सप्लाई किया, उसके बदले उसने यूरोप से क्या लिया? गोल्ड। सो एंटायर गोल्ड स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम यूरोप टू यूएस। दैट वाज वी वर टॉकिंग ना कि जो 20,000 टन का एक ह्यूज उसके पास सरप्लस इकट्ठा हो गया था, जिसकी बैकिंग की वजह से ना अमेरिका वाज रेडी विद द गोल्ड एंड सो द करेंसी। इसके बाद जैसे हम बात किए थे कि जैसे 1945 में वर्ल्ड वार का एंड हुआ, वो जो ट्रिगरिंग पॉइंट हम बताए कि जैसे जापान को इन्होंने बॉम्ब किया, देन एवरीथिंग शिफ्टेड। वो साइकोलॉजिकल पूरा दुनिया में आ गया कि नाउ द बॉस हैज कम ऑन द स्टेज। तो अमेरिकन बॉस स्टेज में आ चुका था 1945 के बाद। और वहां पे फिर डेट देखिए, आप देखिए आईएमएफ कब बना। तो वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद अपना आईएमएफ बन गया जुलाई 1944 में। अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशन एक चौधरियों का पूरा पंचायत बना दिया अमेरिका ने। एंड देन देयर वाज अ वर्ल्ड बैंक which you call international bank for restructuring and development. आप सोचो, they were already having the idea of restructuring, है ना, reconstruction, है ना, reconstruction and development. So they had an idea. This is the actually US template. War, reconstruction, war में पैसा जाएगा, reconstruction में फिर उनकी कंपनीज को ठेके मिलेंगे, फिर reconstruction होगा, and this goes on. जैसे हमारा भारतीय सनातन कॉन्सेप्ट है ना, लय और प्रलय, same thing, they continue with the cash flow, right? So anyway, so now we will see कि ये सारी चीज थी। लेकिन हाँ, एक और बात जो मैं आपको कह रहा था कि जब 1931 में ये डीपैगिंग हो गया इधर, अमेरिका में क्या चल रहा था? वो जो उन्होंने गोल्ड इकट्ठा किया सारा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले की बता रहा हूं मैं। 1933 अमेरिका डिड ए बिग मतलब क्या कहेंगे उसको, एक बहुत जबरदस्त एक्शन था गोल्ड पर, कि जितना भी अमेरिकन सिटीजन्स के पास गोल्ड था वो उन्होंने कॉन्फिस्केट कर लिया थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। प्रेसिडेंशियल, जैसे आज की डेट में ट्रंप आप देखते हैं ना, रोज 10 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करता है, दैट टाइम आल्सो थ्रू प्रेसिडेंशियल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दे हैव टेकन ऑल द गोल्ड विद द पब्लिक। और इट्स नॉट लाइक कॉन्फिस्केशन मींस दे हैड पेड इट $20.67 per ounce they paid to their जनता, right? 1933. Then 1934 में US brought a gold reserve act. What was that act? उसमें उसने बोला अमेरिका ने कि हमने क्या किया कि वो जो $20.67 का जो पर ऑन्स का था उसको रीवैल्यू करके $35 पर ऑन्स
उसके वैल्यू कर दिया, विच वाज नाउ रेडी स्क्रिप्ट विद द यूएस. नाउ इनफैक्ट जो पीपल जो फाइनेंशियल वर्ल्ड में जानते हैं, ब्रिटेन वुड कॉन्फ्रेंस वाज वन ऑफ द की पॉइंट, जहां पे सारे दुनिया के जो फाइनेंशियल लोग इकट्ठे हुए और एक इंटरनेशनल करेंसी के ऊपर डेलिब्रेशंस हुआ. Then it was decided कि भाई now the dollar will be the reserve currency sort of, because it is backed by $35 per ounce value. यहाँ तक हमको खेल समझ में आया. So this is what I was telling. This was the script. अगर वो पीछे सारी स्क्रिप्ट के पीछे तैयारी नहीं होती तो it was bound to fail. You cannot just do it on your whims and fancies. Right, right. ठीक ना सर. तो अब हम यहाँ पे आते हैं कि ये तो स्क्रिप्ट वाला पार्ट था जो आपका सवाल था कि कैसे अमेरिका वाज रेडी विद द स्क्रिप्ट. सो दो आई वाज नॉट नोइंग, तो पैदा भी नहीं हुआ था तब तक. लेकिन हाँ, इफ यू ज्वाइन द डॉट्स यू विल सी द थिंग्स कि हाउ इट वाज डन. नाउ नेक्स्ट केम जो हमने अपने डॉलराइजेशन के प्रोसेस में बात किया कि कैसे कैसे डॉलराइज किया आपने. 1971 से पहले सारी दुनिया आपके इस वाले डॉलर पे चल रही थी कमोवेश. एक कोल्ड वार भी यूएस के साथ, यूएसएसआर के साथ आपका वो जो टू बकेट थ्योरी है ना, एक कम्युनिस्ट और एक कैपिटलिस्ट वाले गेम में चल रहा था. 71 में दे डीपैक्ड और उसके बाद फिर ये पूरा फिएट करेंसी का गेम चालू हुआ. उसके लिए आपने बहुत सारे हॉटस्पॉट्स बनाए, एज वी डिस्कस की. आपने इजराइल बनाया, ठीक है. इसके बाद आप देखोगे इधर ताइवान वाला इशू भी चाइना को लेकर आए. चाइना को WTO में लेके आए, लेकिन उसकी भी अंदर एक फांस घुमा के रखी ताइवान वाली, है ना. सो दैट दोनों चीजें चलती रहनी चाहिए. एनीवे, नाउ विल कम टू अवर स्टोरी बैक कि हाउ द डी डॉलराइजेशन प्रोसेस स्टार्टेड. तो उसको हमने लास्ट टाइम टच अपॉन किया था कि इनके जो यूरोप हैज अंडरस्टूड द गेम और यूरो ने इट ट्राई टू डी डॉलराइज थिंग्स बट इट फेल्ड. क्यों? क्योंकि वो WTO के माध्यम से चाइना को वो ट्रेड में ले आए और चाइना को एक हब बना के अगेन द साइक्लिंग ऑफ डॉलर स्टार्टेड मूविंग वेरी फास्ट. इस बीच में दो लोगों ने और ट्राई किया सर डी डॉलराइजेशन का. इराक में सद्दाम हुसैन ने, ही ऑल्सो स्टार्टेड सेलिंग ऑयल इन गोल्ड. राइट. तो भाई लोगों ने यूनाइटेड नेशन को पकड़ा, जो आज की देखिए क्या है, इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन. कुछ नहीं कर सकती यूनाइटेड नेशन, है ना. लेकिन उस टाइम यूनाइटेड नेशन को पावर देके आपने वो WMD वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन करके सद्दाम हुसैन को एलिमिनेटेड. देन ऑफ लेट लीबिया में कर्नल गद्दाफी. लीबिया का जो ऑयल है इट इज सेट टू बी वेरी बेस्ट क्वालिटी ऑयल. कर्नल गद्दाफी आल्सो ट्राइड टू डू दिस थिंग, ही स्टार्टेड सेलिंग बाय गोल्ड, एलिमिनेटेड. तो जिसने भी डॉलर को थ्रेट किया रास्ते से साफ हो गया. रास्ते से साफ हो गया. ठीक है, बट कहते हैं ना कि घड़ा कभी तो भरता है ना. तो इस पूरे प्रोसेस में एक और मजेदार चीज क्या हो रही है, ये सारा जो यूएस के पास पैसा जा रहा है एंड यूएस का डेट इंक्रीज होता जा रहा है. तो आज की डेट में आप पढ़ते होंगे, आज का अमेरिका का डेट है $38 ट्रिलियन. राइट, है ना. इट्स ह्यूज. उनका जो GDP है उसका 120%, अराउंड 25 और सो GDP. तो आप सोचो कि 30 ट्रिलियन की GDP है. हाँ, तो मान लीजिएगा वो भी 39%, 38 ट्रिलियन डॉलर्स का जो है, उसमें भी बड़े सारे लोचे हैं. अभी कभी बात होगी कि वो किस तरह से वो 30 ट्रिलियन है ना. एनीवे, तो खैर हम इस बात को आगे लेके जाते हैं. अमेरिका ने जो ये अपना डेट इसका बढ़ता जा रहा है, बट व्हाट हैपेंड एक्चुअली द ट्रिगरिंग पॉइंट फॉर डी डॉलराइजेशन, if you see, it was Ukraine-Russia war. ठीक है. Ukraine-Russia war, as we know, it is not basically Ukraine-Russia war. It is a war between NATO and Russia, being fought at Ukraine. यूक्रेन केवल एक कुरुक्षेत्र का मैदान है. ठीक है. जेलेंस्की इज ओनली इंस्ट्रूमेंटल. ठीक है. तो अब उस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ कि जब रशिया और यूक्रेन का वार 2022 में स्टार्ट हुआ, उस पूरे प्रोसेस के दरमियान अमेरिका ने क्या किया, दो चीज की. एक तो उस पर सैंक्शन लगाए और उसका जितना भी फॉरेक्स रिजर्व था वो फ्रीज कर दिया. रशिया. तो अराउंड $300 बिलियन ऑफ रशियन फॉरेन रिजर्व्स वाज फ्रीज्ड बाय यूएस सैंक्शंस.
मतलब उसमें आपको उसके जो ट्रेजरी बॉन्ड्स वगैरह में भी जो इन्वेस्टमेंट है, दैट पार्ट इज आल्सो इंक्लूडेड इन दैट। तो आप समझेंगे कि ये जो चीज हुई जो रशिया के साथ इसने सारी दुनिया के सेंट्रल बैंक्स को अवेयर कर शॉकिंग दिया, कान खड़े कर दिए, कान खड़े कर दिए कि भाई साहब ये जो पैसा है जो जो आज इंडिया बोस्ट करता है कि मेरे पास $700 बिलियन का रिजर्व है, या चाइना बोल रहा है मेरे पास $1-2 ट्रिलियन का रिजर्व है, या वट एवर कंट्रीज, है ना, कि जो हम एक अपना फॉरेन रिजर्व बना के चलते हैं, तो वो इसलिए है कि भाई मजबूरी के टाइम में हमको यूज करना पड़ेगा। जैसे एक 91 के आसपास क्राइसिस आया था इंडिया के पास, जब हमको सोना गिरवी रखना पड़ा क्योंकि हमारे वो फॉरेक्स ही नहीं है, है ना। तो वो उस पूरी मुश्किल के दौरान आपने एक ऐसी चीज रखी हुई है, और मुसीबत जब आई तो पता चला कि भाई मार्केट में चलेगा ही नहीं हमारा पैसा, चूरन का नोट हो गया। तो चूरन का नोट वाकई में कर दिया अमेरिका ने। तो वो उस पूरी इवेंट से सारी दुनिया के सेंट्रल बैंक सकते में आ गए कि भैया ये तो मतलब बेईमानी का हद हो गया, है ना। तो रशिया के साथ जो हुआ उसने सारी दुनिया को समझाया कि भाई यू कैन नॉट ट्रस्ट ऑन अमेरिकन डॉलर नाउ, इवन स्पेशली जो उसके ट्रेजरी में है, अदरवाइज भी। इसके अलावा एक और मजेदार चीज हुई, जो पूरा स्विफ्ट प्लेटफॉर्म है, आप तो एक्सपोर्टर हैं, आपका तो पता ही है कि स्विफ्ट के थ्रू जो है एंटायर फॉरेन ट्रांजैक्शन मूव्स, तो दैट वाज आल्सो ब्लॉक्ड, फ्रीज कर दिया था उन्होंने रशिया के। अब आप देखिए कि आप अगर ऐसा कर देंगे, यानी कि जो आप इंटरनेशनल करेंसी के लिए, रिजर्व करेंसी के लिए 2-3 पैरामीटर्स जो हैं, आप प्लेटफॉर्म फ्रीज कर देंगे, फिर क्या होगा। तो वो उसने भी एक बड़ा जबरदस्त टेक्नोलॉजी के सेक्टर में सिग्नल दिया कि नाउ एवरी कंट्री हैज टू थिंक अबाउट देमसेल्फ। ठीक है, तो इस जो जो डॉलर का जो फ्रीजिंग हुआ रशिया के साथ, इसने फिर सारी दुनिया को बताया कि भाई अब कुछ और करना पड़ेगा। अब यहां आप देखोगे धीरे 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 करके सारी कंट्रीज का, अब जो गोल्ड का प्राइस हम डिस्कस कर रहे थे पीछे, गोल्ड क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक्स दुनिया के दे स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग गोल्ड, वो डॉलर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं गोल्ड, अब गोल्ड में। तो ये प्रोसेस आज हम 2026 में आ गए, लेकिन जितने भी समझदार नेशन थे, भारत, चाइना, रशिया, इवन आपके गल्फ कंट्रीज के सऊदी, यूएई, दे आल्सो अंडरस्टूड द गेम कि भाई ये डॉलर पे यू कैन नॉट रिलाई, जो असली चीज है वो है गोल्ड। तो दैट इज व्हाई द डिमांड फॉर गोल्ड हैज स्टार्टेड इंक्रीजिंग। अब फिर देखिए, गोल्ड को हम लक्ष्मी कहते हैं सनातन में। लक्ष्मी यूरोप से गई थी अमेरिका, और अमेरिका से जैसे ही लक्ष्मी ने पीछे पीछे मूव किया, आप लक्ष्मी को ट्रैक करते रहिए, है ना। तो गोल्ड का प्राइस ऊपर, एंड गोल्ड का मूवमेंट किधर आ रहा है। अभी भारत भी इतना सारा अपना गोल्ड जो है इंग्लैंड में जो रखा हुआ था वो लेकर आया, अदरवाइज इंटरनेशनल मार्केट से भी हम लोग खरीद रहे हैं। आज आई थिंक इंडिया के पास करीब 800 टन के करीब जो है हमारा गोल्ड रिजर्व है, जो क्लेम्ड आरबीआई के रिकॉर्ड्स में है। मेरे ख्याल से 10,000 टन तो हिंदुस्तानी लेडीज के पास। अरे वो तो उसका तो मामला ही पता नहीं है, कितना मंदिरों में है, कितना हमारी महिलाओं ने जो है, दे आर द एक्चुअली प्रूडेंट इन्वेस्टर। उन्हें पता है कि भाई किसको क्या संभाल के रखना है। दे नेवर रिलाइड ऑन डॉलर, है ना, दे नेवर रिलाइड ऑन मनी है, रूपी आल्सो। तो भारत के हर एक पति को पता है कि भाई पत्नी जो है वो डॉलर से नहीं मानेगी, उसको तो सोने का हार चाहिए। तो खैर, तो ये पूरा डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस जो है, दिस हैज नाउ स्टार्टेड मूविंग। ये जो हमको दिखाई दे रहा था कि कैसे डॉलर इधर आ रहा है। अच्छा, अब आपका कोई सवाल? बस मैं यही इसमें जानना चाह रहा था कि जैसे कि ये डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस ये दुनिया को समझ में आ रहा था, अब ये चीज़ तो अमेरिका की भी समझ में आ गई थी कि भाई यूक्रेन की वॉर की वजह से और रशिया को मना करने की वजह से और दुनिया के जो है कान खड़े हो गए हैं। तो इसने फिर यूक्रेन वॉर को इतना कंटिन्यू क्यों करा, इसको जो है क्यों नहीं रोका इसने उस टाइम, क्यों इसको फंड करते रहे फिर? नहीं, देखिए ये ना एक बड़ा विशियस सर्कल है। आप देखिए, गाड़ी बहुत तेजी से लेके जा रहे हैं जी, आप सडनली ब्रेक लगाएंगे तो क्रैश हो जाएगा जी। आपने सवाल सही किया। अब इसको हम इस पूरी तरह से समझते हैं, क्योंकि आप डॉलर जो है ना पूरे सिस्टम के अंदर मूव कर रहा है। इट्स लाइक ए ग्रीस मूविंग इन एंटायर सिस्टम, यू कैन नॉट स्टॉप इट इमीडिएटली। इसीलिए डी डॉलराइजेशन इज ए प्रोसेस, अगर हम इसे प्रोसेस के तौर पे समझे तो। ठीक है, रशिया ने क्या किया, देख एक्चुअली रशिया ने क्या किया, इट कंटिन्यूड। रशिया कुड सी, अगर अमेरिका खुमैनी को बम गिरा के उड़ा सकता है, तो उसके तो लिए रशिया जेलेंस्की को नहीं खत्म कर सकता था। रशिया को भी जरूरी है कि भाई उसको सबसे पहले ये वॉर कंटिन्यू रखनी है। अच्छा।
ठीक है, इट्स ऑल बेसिकली अगर गहराई से देखोगे डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस ही चल रहा है. एंड इज इट नॉट दैट अमेरिका वांट्स, अमेरिका हैज अंडरस्टूड. नो, हम इसको थोड़ी दूसरे तरीके से समझते हैं. इसको ऐसे समझते हैं कि अमेरिका के पास प्रॉब्लम क्या है. हम इस चीज को अभी थोड़ा देर के लिए फ्रीज करते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड वेयर द लीगल प्रॉब्लम और जो टेक्निकल प्रॉब्लम यूएस के साथ क्या है, क्या फंसी हुई है. आज बीइंग एक्सपोर्टर आप या यहाँ पर हम सारा देख ही रहे हैं कि टैरिफ का हल्ला कटा हुआ है कि ट्रम्प चाचा जो है वो टैरिफ बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं और बढ़ा देते हैं, है ना. व्हाट इज दिस. इसको समझने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि यूएस का जो डेट है से 38-39 ट्रिलियन डॉलर्स का जो डेट है, इट हैज बिकम सो ह्यूमंगस कि उसका इंटरेस्ट पोर्शन ही मेजर हो गया है ना. अराउंड 1 ट्रिलियन डॉलर्स जो है वो उसका इंटरेस्ट पोर्शन को सर्व करना है. देन जो आपको रेगुलर पेमेंट आने हैं, है ना. जापान का ह्यूज बॉन्ड, ट्रेजरी बॉन्ड्स है. चाइना के पास ह्यूज बॉन्ड्स है. एनी डे दे कैन स्टार्टेड एनकैशिंग, तो मार्केट में बड़ा भूचाल आने वाला है. तो अमेरिका के साथ प्रॉब्लम क्या है कि एक तो ये चीज हो गई कि उनका जो डेट है, प्लस आप समझिए उनका डेली का 8 से 10 बिलियन डॉलर्स का जो है मतलब इंक्रीज हो रहा है. वी आर टॉकिंग इन ट्रिलियंस ना. तो अब यूएस के साथ प्रॉब्लम क्या. अच्छा, दूसरा क्या हुआ कि दुनिया को जब ये समझ में आया, इट्स नॉट ओनली द फॉरेन एक्सचेंज, एक्चुअली मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव स्टार्टेड गोइंग द बाइलेटरल वे. यहां पे आपकी बड़ी अच्छी बात है जो हमारे गैप में रह गई कि जो पहले उसके बाद क्या हुआ. इवन मुझे क्या लगता है कि इंडिया हैज अंडरस्टूड द गेम लॉन्ग बैक. 1922 से पहले इंडिया समझ चुका था. 2022 से पहले, सॉरी 2022 से पहले इंडिया गेम समझ चुका था. क्योंकि ये जो गवर्नमेंट आई, मोदी गवर्नमेंट आई, आप देखोगे कि आरसीईपी, रीजनल कोऑपरेशन फॉर इकोनॉमिक पार्टनरशिप, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. ये आपका समझ लीजिएगा चाइना, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये से एक बड़ा ग्रुप बना के इंडिया वाज आल्सो पार्ट. एंड इनफैक्ट प्रायर टू दिस मोदी गवर्नमेंट, Chidambaram and all, they have also negotiated, and it was expected that India will sign that treaty, multilateral treaty, but this government denied it. They have not accepted it. That thing was very much criticized also कि भाई लोगों को कुछ आर्थिक समझ नहीं है. लेकिन अब फिर वही डॉट मिलाओगे आप तो समझ में आता है कि what this government has done, they said will not go into the multilateral में जाने का मतलब है कि फिर डॉलर को एक्सेप्ट करना, क्योंकि you need some करेंसी पैरिटी, कॉमन करेंसी. कहां से कैसे आप उसको वैल्यू करोगे. तो डॉलर बिकम ए रेफरेंस पॉइंट. राइट. तो व्हाट इंडिया स्टार्टेड डूइंग, इट स्टार्टेड डूइंग बाइलेटरल्स, 1 to 1. ठीक है. तो उस और सेम थिंग एंड इन अदर फॉर्म ब्रिक्स आल्सो केम इनटू द पिक्चर, जो उस टाइम फिर प्रोमिनेंस में आना शुरू हुआ. ठीक है. तो ब्रिक्स वाज अनदर अटेम्प्ट बाय ऑल दीज नॉन यूएस कंट्रीज कि कैसे डॉलर हेजिमोनी को ब्रेक करा जाए. So we should bring जो भी कंट्रीज है, सी ब्राजील, इंडिया और चाइना, है ना, दे कॉन्स्टिट्यूट मेजर पोर्शन ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी एंड पॉपुलेशन. तो बोल रहे कि भाई हम ही सब, जब हमने धंधा पानी करना है तो काहे को हमको डॉलर में जाना है. दैट इज व्हाई ट्रम्प इज वेरी मच अफ्रेड ऑफ ब्रिक्स. बोलता है ब्रिक्स बनाओगे तो मैं तुम्हारे को ऐसे कर दूंगा, सैंक्शन लगा दूंगा, ये कर दूंगा. तो व्हाई जो ट्रम्प इज नाउ अनॉयड विद ब्रिक्स, बिकॉज दे नो कि अगर डॉलर की डिमांड जाएगी तो डॉलर की डिमांड जाने से क्या होगा कि वो अपने मर्जी से प्रिंट नहीं कर सकते. अगर करोगे तो तुम्हारी इकोनॉमी में फंसेगा डॉलर, तुम्हारी इकोनॉमी में फंसेगा तो तुम्हारे को इन्फ्लेशन झेलना पड़ेगा. दुनिया तुम्हारे इन्फ्लेशन को नहीं बाय करेगी. आज तक जो अमेरिका की जो लेविश लाइफ स्टाइल है, बेसिकली व्हाई, बिकॉज डॉलर इज ए कमोडिटी फॉर देम. चूरन का नोट वो सारा तुम सारी दुनिया में फैला देते हो, तो जो यूएस का इन्फ्लेशन है हम लोग एब्जॉर्ब कर रहे हैं. ठीक है ना, और वो एंजॉय कर रहे हैं. अब अगर हमने डॉलर को लेने से मना किया या डॉलर स्टार्टेड रिड्यूसिंग इन द वर्ल्ड दिस थिंग, देन व्हाट विल हैपन, व्हाटएवर डॉलर यू आर प्रिंटिंग, इट विल बी इन योर इकोनॉमी. सो यू हैव टू सफर द कॉन्सिक्वेंसेस. राइट. तो ये आप चीज देखोगे, बल्कि एक डेटा आप देखो, अगर 2020-22 के अराउंड जो वर्ल्ड में जो टोटल फॉरेन रिजर्व की बात कर रहा हूँ, कंट्रीज के जो फॉरेन रिजर्व हैं, वो अराउंड 75% होता था डॉलर कंट्रीब्यूशन, एंड ऑफ लेट नाउ इट इज लेस देन 50%. तो इट्स अ ह्यूज डिक्रीज. वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोबल
मतलब जो फॉरेक्स जो आपका डॉलर का डोमिनेंस है उसकी टर्म से बात कर रहे ये तो काफी बड़ा हैं। तो उतार आया है। हाँ, तो ये दिस इज अ de-dollarization process which is going on, and America is also understood कि suppose what will happen because they are not able to sustain, they are in a fix catch 22, करे तो करे क्या। तो अब यहाँ पे समझते हैं कि जो यूएस ने जो $39 ट्रिलियन के डेट पे बैठा हुआ है अभी क्यों टैरिफ कर रहा है। सी यू हैव टू मेक द इंटरेस्ट पेमेंट, यू हैव टू मेक द एक्चुअल बॉन्ड रीपेमेंट ऑल्सो, जो रीपेमेंट आएंगे आपके उसके लिए आपको डॉलर चाहिए, यू हैव टू रन योर कंट्री ऑल्सो। तो आपने देखा 40 दिन का शटडाउन लगाना पड़ गया, मतलब शटडाउन यू नो गवर्नमेंट इज नॉट, यूएस इज नॉट हैविंग मनी टू पे देयर ओन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। लेकिन उनके पास डॉलर्स तो हैं, रिजर्व डॉलर का तो है, मतलब बेशक चूरन के नोट सही उनके यहाँ तो चल ही रहे हैं। हाँ, तो क्या होगा कि अगर आप चला रहे हो ना, अभी आपको एक पोर्शन तो पे करना है, तो आपको आगे और देने के लिए क्या छापना पड़ेगा। नो, अभी तो ट्रम्प बोल रहे हैं और छापूंगा, तो छापोगे तो तुम्हारे यहाँ बढ़ेगा, तो देन इन्फ्लेशन। लास्ट इलेक्शन वाई जॉय बाइडेन लॉस्ट एंड ट्रम्प, उसमें एक फैक्टर इन्फ्लेशन वाज आल्सो देयर। अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज करता है तो क्या होगा, है ना। तो आम अमेरिकन को मुश्किल आएगी, है ना। अब आप देखिए क्या है, जैसे अब आप टैरिफ कह रहे हो, तो टैरिफ भी तो वहां की कंज्यूमर ही झेल रहे हैं। हाँ, तो टैरिफ कंज्यूमर झेल रहे हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है, इट्स बेसिकली काउंटर इन्फ्लेशनरी मेजर। कैसे, मैं बताता हूँ। आपने यहाँ से कोई माल बेचा, आपका 100 रुपए का जाता था, 110 रुपए में अमेरिकन कंज्यूमर लेता था, ठीक है। अब उसने 100% टैरिफ लगा दिया, अब वो 100 का माल 200 का हो गया, बट वो आपको थोड़ी मिल रहा है, वो तो अमेरिकन गवर्नमेंट को मिल रहा है 100 रुपया जो एडिशनल टैरिफ हो गया, ठीक है। तो कौन दे रहा है, अमेरिकन जनता दे रही है, और उसको कौन दे रहा है, उसको अल्टीमेटली 220 का या 210 का ही आप बेच रहे हो अमेरिकन को, तो उसको तो इन्फ्लेशन हो गया, या तो उसको महंगा मिलेगा। तो क्या करता है महंगाई में, या तो आदमी कंजम्पशन कम करेगा, पैसे तो है नहीं, बिल्कुल कंजम्पशन कम करेगा। तो वही तो ट्रम्प सिखा रहा है कि भाई बहुत मजे कर लिए, अब कंजम्पशन कम करो, बहुत पिज्जा बर्गर खा लिया, अब रोटी बनाना सीखो। तो जो टैरिफ है, इट इज बेसिकली टीचिंग टू अमेरिकन्स टू स्टे इन योर लिमिट्स, क्योंकि पैसे नहीं है। और फिर आप समझिए, अब इस पूरे चीज को हम ऐसे भी समझेंगे कि अभी यूएस क्या कर रहा है, यूएस डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस में क्या है कि नाउ वी आर गोइंग बैक, मतलब डी डॉलराइजेशन इज नाउ इट इज वाइंडिंग अप द गेम। तो वाइंडिंग अप नाउ, अगर आप समझो कि अमेरिका के करीब 700-800 जितने भी बोलते हैं कि सैन्य अड्डे हैं सारी दुनिया में, कैसे चल रहे हैं, डॉलर से चल रहे थे, चूरन नोट से चल रहे थे। अब क्या, यू हैव टू कम आउट। अमेरिका ने बोला कि भाई मेरे के 60 के करीब, मेरे ख्याल से ट्रम्प ने बोला था, जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है जिनको फंडिंग जाती है, हम उनसे विड्रॉ कर रहे हैं पैसा। उसमें WHO भी है, यूनाइटेड नेशन को भी नहीं दे रहा, नाटो को भी बोल रहा है हमारे पास पैसे नहीं है, तो अपनी लड़ाई लड़ो, अपनी लड़ाई खुद लड़ो। क्यों कह रहा है, उसको समझ में आ गया कि भाई अब पैसे तो आप छाप सकते हो, लेकिन छापने से कोई लेने वाला नहीं है, लूंगा तो ये पूरे सिस्टम में फंसेगा, अपने कम अमेरिका में इन्फ्लेट होगा, है ना। तो नाउ दे हैव टू रेस्ट्रेन। अमेरिका क्या कर रहा है, अब ना धीरे 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 मामला समेट रहा है, अब चीजें सिमट रही है। तो ये जो सिमटने का जो पूरा प्रोसेस है, दिस इज व्हाट डी डॉलराइजेशन, जो अभी चलेगा। इट्स नॉट वन डे इवेंट। मैंने बताया ना कि आप बहुत तेज गाड़ी जा रही है, आप एकदम से ब्रेक लगाएंगे तो सब उड़ जाएगा, धीरे 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 आपको स्पीड कम करनी पड़ेगी। सर, तो ये डी डॉलराइजेशन तो हमारी काफी कुछ समझ में आ गया कि डॉलर धीरे धीरे अपनी पावर छोड़ रहा है, उसकी वैल्यू कम हो रही है। अब जैसे लेटेस्ट इस समय इजराइल ईरान वॉर, जिसमें यूएस भी कूद गया है, तो क्या इसका भी कोई संबंध डी डॉलराइजेशन से है, या ये जो डी डॉलराइजेशन हो रहा है, आपने बताया कि जो कई सारी कंट्रीज जो हैं वो डॉलर को अपना रिजर्व बना रही हैं, तो आने वाले टाइम में क्या डॉलर भी चूरन रह जाएगा, और क्या ये वर्ल्ड में करेंसीज गोल्ड पे स्विच हो जाएंगी? इसके बारे में आपका क्या व्यू है? तो रजत जी, जैसे बात हो रही है कि ये बात ठीक है कि जो डॉलर है वो धीरे धीरे अनवाइंड हो रहा है। अमेरिका इज नॉट एबल टू सस्टेन डॉलर एज ए वर्ल्ड रिजर्व करेंसी, और ये सारे हॉटस्पॉट्स कहे जाते हैं जियोपॉलिटिक्स में। लाइक जो ईरान और इजराइल और अमेरिका की जो वार हो रही है, ये भी एक हॉटस्पॉट है, क्योंकि इजराइल एक हॉटस्पॉट है, राइट। चाइना ताइवान एक हॉटस्पॉट है, यूक्रेन रशिया वाला हॉटस्पॉट है, इवन इंडिया पीओके वाला भी एक हॉटस्पॉट माना जाता है। तो ये सारे एक
डेफिनेटली इस डी डॉलराइजेशन प्रोसेस का एक रोल प्लेयर है। इनके मेजर हैं, मेजर इश्यूज हैं, मेजर मेजर पॉइंट्स हैं ये जी। जो हम आने वाले एक लंबी चर्चा इसको करनी पड़ेगी, एक अलग एपिसोड आई थिंक चाहिए होगा। और आपका जो दूसरा सवाल है कि क्या गोल्ड जो है एक नेक्स्ट रिजर्व करेंसी बन जाएगा, देखिए गोल्ड एक रिजर्व करेंसी तो नहीं बनेगा, क्योंकि गोल्ड रिजर्व करेंसी क्या होता है कि जो भी आगे आने वाले समय में एक करेंसी बनेगी, इट हैज टू बी बैक्ड बाय सम सॉलिड एसेट जो पहले था। तो गोल्ड क्या है, उस अभी पूरी सिस्टम की वैल्यू को एब्जॉर्ब कर रहा है, इसलिए आप देख रहे हो गोल्ड ऊपर जा रहा है। और गोल्ड का जो मूवमेंट है, जो यूरोप से यूएस गया, अब यूएस से फिर इधर वापस ईस्ट साइड में आ रहा है, चाइना, इंडिया, रशिया एंड ऑल, है ना। तो वो जो लक्ष्मी का जो मूवमेंट है, वो एसेट तो रहने वाला है, लेकिन करेंसी डेफिनेटली कोई दूसरी डॉलर को रिप्लेस करेगी। डिजिटल है या हाँ, जो सीबीडीसी के बारे में बात हो रही है कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी रहेगी, है ना, या क्रिप्टो रहेगा, है ना। हालांकि क्रिप्टो इज नॉट दैट वे एसेट बैक्ड और नॉट हैविंग दैट, जो आप उसको स्क्रूटनाइज करके हुज बेसिकली, एंड वर्ल्ड विल नॉट एक्सेप्ट, क्योंकि कंट्री अपनी हेजीमनी को, कंट्री अपनी सॉवरेंटी को क्रिप्टो में नहीं देना चाहेंगी। तो डेफिनेटली एक नई करेंसी भी आएगी। तो मेरे ख्याल से इसमें भी एक थोड़ी लंबी चर्चा या डिटेल्स में जाना पड़ेगा। तो ठीक है सर, तो हम जो है इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे चाहेंगे कि आप इस ईरान और यूएस का खेल और जो गोल्ड जिस तरीके से आगे जा रहा है, कहाँ तक पहुंचेगा और क्या होगा, इसके बारे में हमें अपने विचार दें। आई होप के आप लोगों को सबको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा और आपको समझ में आया होगा। इतनी सरल भाषा में नवीन जी ने हमें समझाया। आप लोगों के कोई भी क्वेरीज हों, आप कमेंट में दे सकते हैं। हम आपको ओपन डिस्कशन में आपका जो है क्वेश्चन रेज करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी नवीन जी का ज्ञान पहुंचे। और हम लोग बहुत ज़्यादा खुश होंगे अगर आप फिर से, मैं कह रहा हूं कि कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस भेजेंगे। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, बाय बाय, टिल देन, नमस्कार।